नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चाहे संयोग माने चाहे साजिश कि उत्तर भारत में एक के बाद एक अशांति पैदा करने वाली घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में किसी न किसी वजह से बात का बतंगड़ हुआ है। पंजाब में अचानक गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की घटनाएं हुई। अलग अलग जगहों पर ग्रंथ साहिब के फटे पन्ने पाए गए। केंद्र और राज्य सरकार ने इसमें साजिश बूझी। बताया गया कि इन घटनाओं के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। राज्य सरकार को कबड्डी का विश्व कप टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। सिख गुटों को सक्रिय होने का मौका मिला। सत्कार कमेटी, गटका कमेटी, संत समाज जैसे नए गुट और दमदमी टकसाल आदि ने माहौल गरमा दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बादल सरकार पर ठीकरा फोड़ा। एक तरफ पंजाब को अशांत करने वाली घटनाएं तो दूसरी ओर हरियाणा में दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में गोमांस की अफवाह के चलते हुई घटनाएं वैश्विक बदनामी वाली थी। उधर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों से अलग अशांति है। सवाल है, यह सब संयोग है या कोई साजिश? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब पुराने समर्थकों को मनाने की चुनौती है। देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में सम्मान और पुरस्कार लौटा रहे लोगों को अब तक बड़ी आसानी से कांग्रेसी या कम्युनिस्ट बताकर उनका विरोध खारिज किया जा रहा था। पद्म भूषण लौटाने की घोषणा करने वाले वैज्ञानिक पीएम भार्गव को भी भाजपा और उसके समर्थकों ने कांग्रेस का आदमी बता दिया था। लेकिन अब ऐसे लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का पक्ष लिया था। इन्फोसिस के प्रमुख आर नारायण मूर्ति ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, वे मोदी के पक्षधर रहे हैं और वे कांग्रेसी या कम्युनिस्ट भी नहीं हैं। इसी तरह मोदी का लगातार समर्थन करने वाले लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने भी असहिष्णुता का मसला उठाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री को इसे रोकना होगा ताकि देश में निवेश और विकास का माहौल बने। उद्योग समूह से जुड़ी मशहूर हस्ती किरण मजूमदार शाह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने भी बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता जताई है। ये दोनों भी मोदी के विरोधी नहीं रहे हैं, तभी सरकार के ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि अब भी भाजपा के नेता मान रहे हैं कि उद्योगपतियों की राय मीडिया की खबरों के आधार पर बनी है, जो कि सही नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में उद्योगपतियों से बात करेंगे। एक तरफ कथित बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर इस आंदोलन के खिलाफ एक समानांतर आंदोलन सोशल मीडिया में चल रहा है। देर से ही सही, लेकिन सरकार भी इस विवाद में अब सक्रिय हुई है और उसने अपने समर्थकों को बचाव में उतारा है। भाजपा समर्थक फिल्मी कलाकारों की बिरादरी भी खुलकर सामने आई है और तभी फिल्मकार दिबाकर बनर्जी के राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने पर सवाल उठाया है। फिल्म खोसला का घोंसला से जुड़े कलाकारों ने कहा है कि यह पुरस्कार उनको अकेले नहीं मिला था, इसके लिए वे अकेले इसे नहीं लौटा सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया में किताब लौटाओ अभियान शुरू हुआ है। जिन लेखकों ने साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाए हैं, उनकी किताबें लौटाई जा रही हैं। 2 दिन पहले शुरू हुए इस अभियान में करीब 4000 लोग जुड़ गए हैं। पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवा यह अभियान चला रहे हैं। उन्होंने पुरस्कार लौटाने वालों का विरोध करने वाले लेखकों की सूची भी बनाई है। यह सूची देश के सबसे बड़े लेखक नामवर सिंह से शुरू होती है। इसमें चित्रा मुदगल से लेकर प्रभु जोशी, गोविंद मिश्र, सुधीर पचौरी, विवेक राय जैसे अनगिनत साहित्यकारों के नाम हैं। इसे बनाने वालों ने सूची खुली रखी है और आप चाहें तो अपना नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। यह अभियान चला रहे युवा पुरस्कार लौटाने वाले ऐसे साहित्यकारों के बारे में भी बता रहे हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के बाद भी पुरस्कार लिया है। देश में कथित रूप से बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने की राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। कांग्रेस नेता इस मुलाकात में असहिष्णुता और लेखकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों आदि के सम्मान लौटाने का मुद्दा उठाएंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों को साथ लेने के लिए ये पहल की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है ताकि भूमि अधिग्रहण बिल की तरह
इस मसले पर सरकार को घेरा जा सके। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा के नेताओं ने ही उसे ये मौका मुहैया कराया है। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं ने पुरस्कार और सम्मान लौटाने वाले लोगों को कांग्रेसी करार दिया। इससे कांग्रेस को मौका मिला है वो इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करे। लेफ्ट पार्टियां इस स्थिति में नहीं है कि वे इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें, पर कांग्रेस कर सकती है। सो अब ये विरोध राजनीतिक रूप लेगा। कांग्रेस नेता लेफ्ट पार्टियों और जदयू राजद सहित दूसरी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन से ये मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग करेंगे। पीएम बयान नहीं देंगे तो संसद में हंगामा होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव हिंदुस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो देश की राजनीतिक पार्टियों को जात पात संप्रदाय के बजाय उन्हें विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने को मजबूर करेगा। मोदी ने कहा कि 8 तारीख को चुनावी परिणाम आने पर एनडीए की जबरदस्त जीत होगी और नीतीश और लालू के लिए अब केवल 6 दिन बचे हैं। मोदी ने कहा कि जब हमने विकास की बात की तो वे जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हम कभी भी चुनाव में विकास के मुद्दे से हटना नहीं चाहते थे और आज भी हम विकास के मुद्दे पर ही वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे से हटना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोला जाने लगा तब मुझे बोलना पड़ा, उन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ा। मोदी ने कहा कि हमें विकास के मुद्दे पर वोट दीजिए, हमें वोट नहीं देना है तो आप मत दीजिए, लेकिन वोट विकास के मुद्दे पर ही आप लोग दें और इस बात को कहने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है। मोदी ने कहा कि क्या इस बात को नीतीश बाबू और लालू ऐसा कह सकते हैं? मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी मुझे ये बताएं कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष का नेता कौन बनेगा, नीतीश जी या आपका बेटा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने पूर्णिया की रंगभूमि मैदान की रैली में कहा कि आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर 1984 को याद करना चाहिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के थे और देश भर में सिखों का कत्लेआम किया गया। उन्होंने कहा कि सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम आया, लेकिन कांग्रेस आज सहिष्णुता की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 1984 के पीड़ितों के आंसू नहीं पूछे गए और कांग्रेस के नेता ड्रामे कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसके जवाब में 2002 के दंगों का मामला उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। शिवसेना ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से शिवसेना की गतिविधियों का संज्ञान लेने के लिए कहे जाने पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। शिवसेना ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के इस कदम से उनकी देशभक्ति सही साबित हो रही है, भले ही इससे उनकी पार्टी के आलोचकों को खुशी मिल रही हो। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में आज कहा कि शिवसेना के बारे में पाकिस्तान में जो कुछ घटना हो रही है वो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे खिलाफ पाकिस्तान सरकार का कदम शिवसेना के प्रखर राष्ट्रवाद पर एक तरह की मोहर है। संपादकीय में कहा गया कि पाकिस्तान हमें अपना शत्रु मानता है और इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं और इस तरह उन्होंने हमारे सिर पर एक और ताज दिया है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि गजल गायक गुलाम अली के कंसर्ट, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब के विमोचन और मुंबई में बीसीसीआई की बैठक का विरोध करने के निर्णय का पार्टी को कोई अफसोस नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फिर दूसरे कार्यकाल के लिए भी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। एक बांग्ला अखबार में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे चाहे जो हों, अमित शाह फिर से भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजकल कुछ लोग केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दादरी की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन सच ये है कि कुछ निराश और हताश राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना का राजनीतिकरण कर दिया। राजनाथ ने कहा कि हमारी सरकार सर्वधर्म में विश्वास करती है, जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हर घटना के लिए संघ और भाजपा को जिम्मेदार बताना सही नहीं है। राजनाथ ने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है और उसे बरगलाया नहीं जा सकता। राजनाथ ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जनता ने नकार दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तर भारत में अशांति की एक के बाद एक घटनाओं से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बदनाम हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक झगड़े की घटना का सीधा ठीकरा मोदी सरकार पर फूटा। उससे शक स्वाभाविक है कि कहीं मोदी सरकार को लेकर साजिश तो नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की 3 दिन की बैठक के बाद रांची में संघ की ओर से कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही सहिष्णुता की घटनाओं से जबरदस्ती संघ को जोड़ा जा रहा है और उसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यही बात भाजपा के नेताओं ने कही। अरुण जेटली से लेकर वेंकैया नायडू तक कई केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि भाजपा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जेटली ने तो यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी वैचारिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं, परंतु यह मामला सिर्फ
सिर्फ भाजपा, नरेंद्र मोदी या संघ परिवार से जुड़ा नहीं है। इसका दायरा बहुत फैला हुआ है। पिछले दिनों अचानक पंजाब में अशांति हुई। कई इलाकों में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की घटना हुई। इसे लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और पुलिस कार्रवाई में 2 लोग मारे गए। उससे पहले दादरी में गोमांस रखने की अफवाह पर अखलाक नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। गोमांस का विरोध करने वाले एक समूह ने उधमपुर में एक ट्रक पर हमला कर दिया, जिसमें जुनैद नाम के खलासी की मौत हो गई। उधर मुंबई में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिक पोत दी। सुदूर दक्षिण के कर्नाटक में तर्कवादी लेखक MM कालबुर्गी की हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं में कोई तारतम्य नहीं दिख रहा है। एक दूसरे से इनके तार जुड़े होने की भी कोई खबर नहीं है। ये घटनाएं अलग अलग राज्यों में हुई हैं, जो वहाँ की कानून व्यवस्था से जुड़ी हैं और राज्य सरकारों की अक्षमता जाहिर करती हैं। लेकिन इन घटनाओं का जो विरोध शुरू हुआ वह इनको एक कड़ी में जोड़ रहा है। हर राज्य की घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और संघ को जिम्मेदार बताकर विरोध शुरू हुआ है। राज्यों की कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। देश के 1000 से कुछ ज्यादा लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसमें से करीब 3 दर्जन लेखकों ने सम्मान लौटाए हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जैसे देश भर में साहित्य लिखने पर पाबंदी लग गई है और देश का पूरा लेखक समुदाय केंद्र की सरकार का विरोध कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीति हो सकती है। एक खास विचारधारा के लेखक, इतिहासकार या फिल्मकार जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक अपील करके नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने के लिए कहा था, वो इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका एक राजनीतिक एजेंडा होगा। लेकिन सवाल है कि उन साहित्यकारों, इतिहासकारों, फिल्मकारों और वैज्ञानिकों को इस विरोध का मौका क्यों मिल रहा है? वे राजनीति करते हो सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि वे घटनाओं को अंजाम देकर उन पर राजनीति कर रहे हों। घटनाएं हो रही हैं जिस पर वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तभी सवाल है कि क्या ये घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा हैं या अपने आप हो रही हैं? दोनों बातें संभव है। केंद्र में मर्द हिंदूवादी नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदूवादी संगठनों के हौसले बढ़े हैं। वे अपने पुराने तमाम एजेंडे लागू करना चाहते हैं। इसलिए संभव है कि जमीनी स्तर पर टकराव बढ़ा हो, लेकिन यह भी संभव है कि सीमा पार की ताकतें मौजूदा हालात का फायदा उठाने के लिए गड़बड़ी करा रही हों। इसलिए साजिश के पहलू से भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अशांत उत्तर भारत पर चर्चा करेंगे। भारत यदि अशांत दिखाई दे तो इसका सर्वाधिक सियासी लाभ मोदी विरोधी ताकतों को होता है। विरोधियों का हल्ला है कि मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार के चलते असहिष्णुता और टकराव के हालात बने हुए हैं। मोदी की कमान से अशांति पैदा करने वालों के हौसले बढ़े हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में हाल में जो घटनाएं हुई, उससे क्या ये नहीं लगता कि पूरे उत्तर भारत में जैसे मानो अशांति हो और सरकार बिल्कुल बेबस या लाचार है? ये जो माहौल बना है, इसको लेकर मोदी सरकार में किस तरह की सोच है? क्या वो इसे किस अंदाज में ले रही है इन सब घटनाओं को? देखिए, ये जो घटना है दुखद है और प्रधानमंत्री इसमें किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। और प्रधानमंत्री जी भाजपा के जो सीनियर लीडर है, जिसमें उनके खिलाफ कैंपेन करने की कोशिश हो रहा है, तो उसमें वो खुश कैसे हो सकते हैं? और इसमें बीजेपी का फायदा भी क्या है? लेकिन समस्या ये है कि ऐसे घटना दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भी ऐसे घटना होता था, आज भी हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है, ऐसे नहीं है। नहीं, ये हो रहा है, आज अचानक हो गया। नहीं, ये है, लेकिन पहले की घटनाओं में और आज की घटनाओं में फर्क ये कि एक तरह से सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आचाई हुई, बदनाम होती हुई वो सरकार लग रही है। ये अपना मोटा फर्क है। तो इसको सरकार किस तरह ले रही है? साजिश की तरह ले रही है या ये कि इसका कोई सियासी दंगल है? ये देखिए, इसके कारण है अभी जो प्रतिपक्ष हैं और मीडिया के भी एक स्मॉल सेक्शन है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ये भी नहीं पच रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इशू करना है तो जहां भी एक घटना हो रहा है उसको इशू बनाना ये प्रतिपक्ष
और एक सेक्शन ऑफ मीडिया कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मेरा ये कहना, जैसे दादरी घटना हुई, बीजेपी या केंद्र सरकार को सीधे अखिलेश सरकार को 24 घंटे के अंदर मतलब बर्खास्त करने तक की तरह का टकराव लेकर क्यों नहीं उसको घेरना चाहिए था? ये भाजपा का, मैं भी मानता हूं, ये भाजपा का संगठन का भी एक समस्या है कि भाजपा को उसी समय अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 डिमांड करने के मुद्दे में मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए था। 356 होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर आप चुप्पी बैठे रहेंगे, तो जिस इशू में आपके सरकार के कोई भूमिका नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, सरकार सपा का है, और आप सपा के खिलाफ, आप हमें बताइए, एक इंटेलिजेंसिया के एक बड़े मतलब हस्ती हैं, कोई मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक बयान दिए हैं अभी तक? नहीं वो मैंने देखा नहीं है। नहीं वो तो हाँ। ये मुझे अजीब लगता है कि आप ये इशू को धर्मनिरपेक्षता का इशू है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको इशू करना है, आप पहले ये तय कर लीजिए। मतलब अगर आपको सेकुलरिज्म का इशू करना है तो आप तो शांति चाहेंगे ना, तो कम से कम इसमें तो तू मैं मत कीजिए। अगर आप इसको में भी, अगर आप भाजपा कांग्रेस, सपा भाजपा ये राजनीति करना चाहते हैं, नहीं तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहिए। लेकिन सत्ता पक्ष, क्योंकि हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर ही पत्थर फेंका जाता है, तो सत्ता पक्ष को इस सारे मामलों में कैसी एक कोई रणनीति बनाकर, कोई अप्रोच बना के, ये नहीं लगता है कि कुछ रणनीति की कमी, कुछ अप्रोच की कमी, कि इन चीजों को कैसे हैंडल कर, क्योंकि फिर बाद में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आते हैं, वहां अब साझेदार है सरकार में, पार्टी साझेदार सरकार में, तो इन सारे मामलों को कैसे हैंडल करें, इसको लेकर फोकस और रणनीति की कमी नहीं लगती? कमी है, मैं मानता हूं, खासकर जहां जहां चुनाव, देखिए पंजाब भी तो धीरे धीरे चुनाव की तरफ आ रहे हैं समय, जब भी चुनाव किसी जगह में, जब भी चुनाव का माहौल बनता है, जो होम मिनिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है कि एजेंट प्रोवोकेटर, उनका संख्या भी बढ़ जाता है, और घटना इसीलिए होता है कि उसको वो आप रूलिंग पार्टी के लिए और पॉलिटिकल रीजन में आप ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसको इशू बनाना है। अगर ये हकीकत है तो इसको काउंटर करने के लिए भी एक मैकेनिज्म जरूरत है, जो 1 साल 1.5 साल हो गया है। अभी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं 24/7, नरेंद्र मोदी के एक डायरेक्शन के लेके कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एक टीम ऑफ मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशनली इस इशू को आगे ले जाएंगे, उसमें मुझे लगता है कि वीकनेस है। नहीं, इसके अलावा ये भी बुनियादी तौर पर जो राजनीति कुछ बदल नहीं गई है। आप नहीं लगता है कि मनमोहन सरकार या उससे पहले वाजपेयी सरकार उस वक्त इन प्रादेशिक घटनाओं पर इसको, उसके मुकाबले में अब एक राजनीतिक अंदाज नहीं बदल गया जिसमें विपक्ष के बजाय कुछ मीडिया का ज्यादा रोल हो रहा है? नहीं, अभी क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं कि आपका फ्रीडम और पॉलिटिकल पेशेंस बहुत कम हो गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना किताब छप रहा है, देखिए कितना क्रिटिकल किताब आ रहा है मार्केट में। अगर आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है और इतना मतलब असहिष्णु है सरकार, तो इतना ये क्या फ्रीडम नहीं है? तो आप अगर इशू बनाना चाहते हैं तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया और एक सिविल सोसाइटी का एक इंटेलिजेंसिया, राइट विंग इंटेलेक्चुअल है कहाँ? नहीं तो ये बड़ा क्राइसिस नहीं, यही बड़ा क्राइसिस क्या नहीं है कि कुल मिलाकर राजनीतिक स्तर पर हो या बौद्धिक बहस वाली स्तर पर हो या मीडिया वाली स्तर पर हो, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से या जो सरकार समर्थक है उनकी तरफ से बहुत भारी कमी, कुछ वैक्यूम है। कुछ एक हमारे देश में अभी मुझे लग रहा है जो नेशनल सेंटर स्टेज में कम से कम जो लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है वो जितना संख्या में है और इतने साल कांग्रेस में क्षमता में रहने के कारण, अभी आप अर्जुन सिंह भूल गए हैं? जब अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर था उस समय सहमत चले गए थे अयोध्या, और वो भी उस मुद्दे में कि बीजेपी के खिलाफ कैसे कैंपेन किया जाए। तो भाजपा के खिलाफ लेफ्ट विंग लिबरल का स्ट्रेंथ पहले से भी थी, खैर आज भी है, और उसका काम वो कर रहे हैं। आप उसको शिकायत नहीं कर सकते, वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए राइट विंग इंटेलेक्चुअल कहाँ है? संघ परिवार और RSS के सदस्य जो है वो सिविल सोसाइटी का एक अंग हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में कोई ऐसी वो अस्तित्व में नहीं जिससे वो मुकाबला कर पाए उसमें। तो इसीलिए वो मुकाबला में वो असफल हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का काम देश चलाना है
या नरेंद्र मोदी का काम है ये प्रतिपक्ष डेली जो बोल रहेंगे उसको काउंटर करने का काम खुद नरेंद्र मोदी करेंगे? ये तो नहीं हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के स्पोक्सपर्सन हैं, लेकिन एक सिविल सोसाइटी जो नरेंद्र मोदी को समर्थन करके उनके खिलाफ करे, वो मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।